हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली लीगल न्यूज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो पहली खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा था जो कि रिगार्डिंग था कि ये जो एमपी एमएलए होते हैं उनके अगेंस्ट जो केसेस होते हैं उनके स्पीडी डिस्पोजल के रिगार्डिंग एक पीआईएल चल रही थी। उस पीआईएल के दौरान कोर्ट के एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने एक बहुत ही बड़ा रेवलेशन किया और उनका कहना है कि जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें जो ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स थे उन्होंने ज्यादा सीट सिक्योर की है एज कंपेयर टू ऐसे कैंडिडेट जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा था। एडीआर ने एक बार स्टडी किया था इसी के ऊपर, उसने अपने स्टैटिस्टिक्स को पब्लिक किया था जिसको इन्होंने कोर्ट में दर्शाया है। तो स्टैटिस्टिक कुछ ऐसे हैं कि तकरीबन 8000 कैंडिडेट्स 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसमें से अराउंड 19% जो कि अराउंड 1500 कैंडिडेट्स होता है उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। और इन 19% में से 13% ऐसे कैंडिडेट्स थे, मतलब अराउंड 1000 लोग जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल मैटर चल रहा था। और 2019 के इलेक्शन में अराउंड 514 इलेक्टेड मेंबर्स थे जिसमें से 225 मेंबर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे जो कि अराउंड होता है 44%। मतलब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे और वो सीट भी सिक्योर कर ले गए। मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये कहना है कि जो 19% कैंडिडेट्स थे जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे वो जाके 44% सीट जीत गए लोकसभा इलेक्शन में। और दूसरी तरफ जो 19 को आप 100 से माइनस करोगे 81% कैंडिडेट्स जो बच रहे हैं जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं है वो सिर्फ 56% ही सीट सिक्योर कर पाए लोकसभा इलेक्शन में। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन था गाइस और यहाँ से समझ में आता है कि जनता को बहुत ही ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है ताकि हम लोग ये जो पॉलिटिक्स है इसका डीक्रिमिनलाइजेशन कर सके। तो ये अपडेट था गाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है और यूनियन जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट से सीख किया है कि भाई आपने जो 2012 में स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम में जो वर्डिक्ट दिया था उस केस में उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। अब पहले आपको इस वर्डिक्ट के बारे में बता देता हूं तो आपको समझ में आएगा क्या मॉडिफिकेशन मांगा है और क्या ये सही है या गलत है। तो इस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीपीआईएल। 2012 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था। इस केस में क्या होता है कि ये जो 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंसेस है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी बात चली थी। पहले क्या होता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती थी चीजें और इसी चीज को चैलेंज किया था इस केस में क्योंकि इसमें धांधली बहुत ज्यादा हो जाती थी। क्योंकि जहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम आ जाता है, आप जानते हो वहां पे धांधली के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पे आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है। तो इसलिए इसको आर्टिकल 14 के बेसिस पे चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि ये जो FCFS वाला सिस्टम ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, यहाँ पे धांधली का स्कोप बहुत ज्यादा है, तो इसको हटा दीजिए और इसकी जगह पब्लिक ऑक्शंस को इंट्रोड्यूस करिए ताकि ये जो स्पेक्ट्रम के लाइसेंसेस हैं इसको पब्लिकली ऑक्शन किया जा सके। हालांकि आप ऑक्शन को बेस्ट मेथड नहीं कह सकते हो बट स्टिल ये FS से तो काफी ज्यादा रीजनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मेथड है। और क्योंकि ये जो 2G स्पेक्ट्रम है ये एक पब्लिक रिसोर्स है तो इसको पब्लिक ऑक्शन के थ्रू इसको देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। और ये सही भी है, ये जो पब्लिक एसेट होते हैं और जो पब्लिक रिसोर्सेस होते हैं उनको और जो ये जो नेशनल एसेट होते हैं उनको पब्लिक ऑक्शन के थ्रू ही देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेंटर क्या सीख कर रहा है कि ये जो आपने वर्डिक्ट दिया है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन पर्पस ऐसे हैं जहां पे पब्लिक ऑक्शन करवाना सही चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्पेक्ट्रम वाली चीजें हैं, ये मान लीजिए नॉन कमर्शियल पर्पस पे अगर देना है, सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए देना है, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ करना है, तो उस केस में आप ये ऑक्शन की चीज हटा के हमको दूसरा ऑप्शन दे दीजिए। क्योंकि हर समय जो पब्लिक ऑक्शन होता है ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल भी नहीं होता है क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उस केस में उसका सही प्राइस भी नहीं मिलेगा उस पब्लिक ऑक्शन में। तो यही चीज था, सेंटर का कहना है कि आप नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए जो जैसे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिजास्टर एटसेट्रा ये सब चीजें होती हैं उनके लिए आप पब्लिक ऑक्शन को हटा दीजिए, मतलब कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे दीजिए। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक शॉर्ट न्यूज है रिगार्डिंग पतंजलि का केस। आप जानते ही होंगे कि कोविड के दौरान उन्होंने अपने कोरोनिल को एज जो कोरोना वायरस है उसका एज अ क्योर उन्होंने बताया था कि आप हमारा कोरोनिल किट यूज कर लो जो कि अराउंड 500 से 600 रुपए का आता था और आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसा ये लोग क्लेम करते थे, ऐसा ये लोग एडवर्टाइज भी करते थे, ऐसा ये लोग प्रमोशन भी करते थे और इसी चीज के लिए उनके ऊपर मुकदमा हो गया और इनको मतलब अब ये बहुत ही अच्छे से झांसे में आ गए हैं। अब इनके केस में पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हालांकि अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको मैं बना के दे दूंगा। तो अपडेट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई थी अगेंस्ट पतंजलि, तो उस पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि को टारगेट नहीं कर रही है बल्कि
ऐसी जितनी भी FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज है या ड्रग्स कंपनीज हैं, दवाइयों की कंपनियां हैं, हम सबको टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पतंजलि के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये जो ड्रग्स और ये जो FMCG जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर एज के लोग यूज करते हैं। आप चाहे छोटे छोटे बच्चे को देख लीजिए, चाहे आप स्कूल जाते हो बच्चे को देख लीजिए, चाहे आप एडल्ट मैन को देख लीजिए या फिर आप सीनियर सिटीजन को देख लीजिए, सब कुछ वो सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। तो सबके ऊपर यहाँ पे गन रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पतंजलि को टारगेट किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जो हमारे वेरियस लॉज हैं जो इन ड्रग्स को रेगुलेट करते हैं, FMCG को रेगुलेट करते हैं, उनको क्लोजली एग्जामिन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जो पतंजलि वाला केस हुआ ये दोबारा ना हो जाए। इसके बाद गाइस एक और शॉर्ट न्यूज है जो कि दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। और ये जो ED और दिल्ली CM केजरीवाल के बीच में जो टसल चल रहा है वो आपको मालूम ही है। तो अभी शॉर्ट न्यूज ये है कि भाई उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है उसको एक्सटेंड करके 7th में कर दिया गया था। अब ये सिलसिला ऐसे चलता ही जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है तीसरी चौथी बार एक्सटेंड किया गया है जब से ये अरेस्ट हुए हैं। शायद अराउंड 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे और तब से ये अभी तक जुडिशियल कस्टडी में ही है। और ऐसा भी अनुमान है कि ये एक्सटेंशन और भी बढ़ता जाएगा। तो ये चीज है। इसके बाद गाइस जो अपडेट है वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है रिगार्डिंग पतंजलि। हालांकि इस अपडेट में पतंजलि का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA है उसको बहुत ही ज्यादा कायदे में रहने की जरूरत है। और ये जो इनका हाउस है उसको ऑर्डर में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप पतंजलि जैसे कंपनीज को तो टारगेट करते हो, लेकिन आप खुद के डॉक्टर्स को नहीं देखते हो। कैसे वो लोग मिसकंडक्ट करते हैं और कैसे आप पतंजलि जैसे कंपनीज के ऊपर हाथ उठाते हो, उंगली उठाते हो, लेकिन आप कभी अपने ऊपर उंगली नहीं उठाते हो। और आपके जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है वो जानबूझकर महंगी महंगी दवाइयां पेशेंट्स के लिए लिखते हैं। तो ये भी कोई सही चीज नहीं है। तो आपके जो डॉक्टर्स आप उनके ऊपर उंगली उठाइए, आप अपने ऊपर भी उंगली उठाइए और आप अपने हाउस को भी ऑर्डर में रखिए। तो ये शॉर्ट न्यूज थी। इसके बाद गाइस जो सुप्रीम कोर्ट का अपडेट निकल के आ रहा है वो रिगार्डिंग निकल के आ रहा है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। यहाँ पे एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि ये जो एक्ट है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट वो सही से स्टेट्स में अप्लाई नहीं किया जा रहा है। मतलब ये 2016 का एक्ट है, 5-6 साल इसको इम्प्लीमेंट हुए हो गए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पे कुछ ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्ट का सेक्शन 79 कहता है कि स्टेट्स में कमिश्नर्स अपॉइंट होने चाहिए, लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट्स है जैसे झारखंड, UP, त्रिपुरा, ऐसे 6-7 स्टेट्स है वहां पे अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा सेक्शन 88 कहता है कि स्टेट में एक फंड बनाया जाए इन डिसेबल्ड पर्संस के लिए, जो कि काफी सारे स्टेट जैसे 6-7 स्टेट्स हैं, दिल्ली, गुजरात जैसे स्टेट्स हैं जहां पे ये फंड्स अभी तक नहीं बनाया गया है। इसके बाद स्टेट्स में कई सारी स्पेशल कोर्ट्स बननी थी ताकि ये जो केसेस आते हैं इस एक्ट के अंडर उसका स्पीडी ट्रायल हो सके। तो कई सारे स्टेट्स में वो भी नहीं बनाया गया है। तो ये सारी दिक्कतें हैं और इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से कहा है कि भाई ये ब्रॉडर पिक्चर है, इसको देखिए आप। इसके बाद गाइस जो अपडेट निकल के आ रहा है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है और रिगार्डिंग है वो एडल्ट्री और मेंटेनेंस से रिगार्डिंग में। अब देखिए सेक्शन 125 ऑफ CRPC आप जानते ही होंगे, मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। इसका सब सेक्शन 4 उठा के आप देखोगे तो वहां पे लिखा गया है कि अगर वाइफ इज लिविंग इन एडल्टरी तो उसको वहां पे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हस्बैंड वहां पे मेंटेनेंस उसको डिनाई कर सकता है। अब इसी के ऊपर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने थोड़ा इंटरप्रिटेशन दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना है कि यहाँ पे जो लिविंग इन एडल्टरी जो फ्रेज लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बार मतलब एक इंस्टेंस ऑफ एडल्टरी की बात हो रही है, बल्कि ये कंटिन्यूअस एंड अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होने चाहिए एडल्टरी के। मतलब अगर वाइफ एक बार एडल्टरी कर रही तो आप ये नहीं कह सकते उससे कि वो एडल्टरी मतलब शी इज लिविंग इन एडल्टरी। बट अगर इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो जाए then you can say that she is living in adultery. Husband can deny her maintenance on this ground. तो गाइज ये था अपडेट और गाइज यही सारे मेन अपडेट्स थे आज के लिए। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा और कोई अगर आपके अंदर सुझाव हो जो आप देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी डेली बेसिस पे लीगल न्यूज़ वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। स्टे सेफ, जय हिंद।